प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज का हमारा शिक्षण बिंदु है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि कक्षा 10 में इस बार 4 अंकों के आने वाले हैं। इनका अंक भार 4 है। अशुद्ध वाक्य हमें दिया जाएगा जिसे शुद्ध रूप में हमें लिखना होगा। इस कला में निपुणता के लिए हमें विस्तृत रूप में अध्ययन की आवश्यकता है। आइए इस बिंदु को समझते हैं, जानते हैं। वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। शब्दों का जो सार्थक समूह है, सार्थक शब्दों का जो संतुलित समूह है, उसको वाक्य कहा जाता है। वाक्य का शुद्ध रूप में होना वाक्य शुद्धि के अंतर्गत आता है। वाक्य का शुद्ध रूप में होना वाक्य शुद्धि के अंतर्गत आता है। वाक्य शुद्धि का अंक भार इस वर्ष कक्षा 10 में वर्ष 2020-21 की परीक्षा में 4 अंक का रखा गया है संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार। यहाँ हमें अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना होगा। इस हेतु हमें निम्नलिखित जानकारी एवं ज्ञान का होना अति आवश्यक है। यदि हमें पूर्ण जानकारी होगी, ज्ञान होगा, तो हम सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप में लिख पाएंगे। आइए विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। वाक्य की परिभाषा। सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का वह समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के तत्व वाक्य के निम्नलिखित तत्व होते हैं। आइए। सार्थकता। सार्थकता वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का सार्थक होना आवश्यक है। सार्थकता से तात्पर्य है शब्दों का अर्थ वाला होना। अर्थ सार्थक। आकांक्षा। आकांक्षा दूसरी विशेषता है वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने या जानने की जो स्वाभाविक उत्कंठा जागती है, उसे आकांक्षा कहते हैं। उसे आकांक्षा कहते हैं। जैसे दिन में काम करते हैं। इस दिन में काम करते हैं, इस वाक्य को सुनकर हम प्रश्न करते हैं, कौन लोग काम करते हैं? भाई दिन में काम करते हैं, इस वाक्य को सुनकर हम प्रश्न करते हैं कि कौन लोग काम करते हैं। यदि हम कहें कि दिन में सभी लोग काम करते हैं, तो सभी कह देने से प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। और वाक्य जो है अर्थपूर्ण हो जाता है। वाक्य अर्थपूर्ण हो जाता है। अतः वाक्य में सभी शब्द की आकांक्षा थी, जिसकी पूर्ति होते ही वाक्य पूरा हो गया। वाक्य में किसकी आकांक्षा थी? सभी शब्द की। तीसरी विशेषता है योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त शब्द अर्थ प्रदान करने में सहायक होता है। वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होता है वह अर्थ प्रदान करने में सहायक होता है। तो समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता विद्यमान है। जैसे किसान लाठी से खेत काटता है। इस वाक्य में योग्यता का अभाव है। किस चीज़ का अभाव है? योग्यता का। लाठी से खेत नहीं काटता, क्योंकि लाठी से खेत काटने का काम नहीं लिया जाता। लाठी के स्थान पर यहाँ हंसिया का या दरांती का प्रयोग होता तो वाक्य की योग्यता संगत होती। अगली विशेषता है आसक्ति या निकटता। आसक्ति या निकटता एक शब्द या पद के उच्चारण के तुरंत बाद ही दूसरे शब्द या पद के उच्चारण को आसक्ति या सन्निधि कहते हैं। भाई एक शब्द या पद के उच्चारण के तुरंत बाद दूसरे शब्द या पद का जो उच्चारण होता है, उसी को आसक्ति या सन्निधि कहते हैं। वाक्य में पदों का पास पास होना आवश्यक है। जैसे मैं और खाली स्थान, निबंध, फिर खाली स्थान दे दिया, लिख, फिर रहा हूँ। यह वाक्य नहीं कहा जा सकता। इस तरह से यदि हमने लिखा
तो इसको हम वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि दूर दूर होने के कारण पदों का अर्थ ग्रहण करने में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। उपर्युक्त शब्दों द्वारा निर्मित वाक्य होना चाहिए, मैं निबंध लिख रहा हूँ। इस तरह से सार्थक वाक्य होना चाहिए। अगली विशेषता है पद क्रम, पदों का क्रम। वाक्यों में प्रयुक्त पदों या शब्दों की विधिवत स्थापना को क्रम या पद क्रम कहा जाता है। जैसे पढ़ी पुस्तक मैंने, यह वाक्य क्रम की दृष्टि से उचित नहीं है, होना चाहिए मैंने पुस्तक पढ़ी। तो इस तरह से पद का क्रम होना चाहिए, शब्द का क्रम होना चाहिए, क्योंकि मैंने शब्द पुस्तक से पूर्व और पढ़ी शब्द पुस्तक के पश्चात आना चाहिए। जो मैंने शब्द है यह शब्द पुस्तक से पूर्व और पढ़ी शब्द पुस्तक के पश्चात आना चाहिए, अर्थात मैंने पुस्तक पढ़ी। और छठा तत्व है अन्वय। अन्वय क्या होता है? वाक्य अनेक पदों का समूह होता है, अतः पदों का लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल आदि के साथ सामंजस्य बैठना आवश्यक होता है। जैसे गाय घास चरते हैं, यह वाक्य सही नहीं है, इसके स्थान पर गाय घास चरती है सही वाक्य है। भाई गाय घास चरते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? गाय घास चरती है। तो ये अन्वय होता है, इसमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल आदि का सामंजस्य बैठना आवश्यक होता है। वाक्य के अंग, बात करते हैं वाक्य के अंग या अवयवों की। तो वाक्य में दो अवयव होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय। कोई कहे वाक्य के अंग या अवयव या भाग, तो दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। उद्देश्य जिस विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाला शब्द उद्देश्य कहलाता है। जिस विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाला शब्द उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम जाता है, यहाँ राम उद्देश्य है। राम जाता है तो यहाँ पर राम उद्देश्य है। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे राम के विषय में यहाँ जाने की बात कही गई है, राम जाता है, तो विधेय क्या है? उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे हेरी बाजार जाता है, हेरी कहाँ जाता है? बाजार। हेरी के बारे में कहा गया है कि वो बाजार जाता है। मोहन पाठशाला जाता है, सुरेश घर चला गया, झूठ बोलना पाप है। उपर्युक्त जो उदाहरण थे उनमें उद्देश्य और विधेय इस प्रकार निर्धारित होंगे। जैसे हेरी, उद्देश्य क्या है? हेरी। विधेय क्या है? बाजार जाता है। हेरी कहाँ जाता है? बाजार। मोहन, उद्देश्य है मोहन, मोहन कहाँ जाता है? पाठशाला जाता है। तो मोहन तो उद्देश्य है और पाठशाला जाता है विधेय है। सुरेश घर चला गया, सुरेश उद्देश्य और घर चला गया विधेय है। झूठ बोलना पाप है, बोलना पाप है विधेय है और झूठ विधेय है। पिताजी अध्यापक से मिलने आए हैं, पिताजी अध्यापक से मिलने आए हैं, तो पिताजी उद्देश्य है और अध्यापक से मिलने आए हैं विधेय है। अब बात करते हैं वाक्य के भेदों की, प्रकारों की। तो वाक्यों का वर्गीकरण दो दृष्टियों से किया जा सकता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितनी दृष्टियों से होता है? दो दृष्टियों से। एक दृष्टि है रचना की दृष्टि, रचना बोलते हैं बनावट, और दूसरी दृष्टि है अर्थ की दृष्टि, अर्थ की दृष्टि से। विस्तार से जानते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। रचना की दृष्टि से वाक्यों के निम्नलिखित भेद या उपभेद हैं। पहला है जैसे सरल या साधारण वाक्य।
सरल या साधारण वाक्य। तीन भेद होते हैं रचना की दृष्टि से। पहला है सरल या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय अर्थात एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो अर्थात एक मुख्य क्रिया हो और उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम, श्याम और मोहन गा रहे हैं। उदाहरण है राम पुस्तक पढ़ता है। राम उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ता है विधेय है। राम, श्याम और मोहन गा रहे हैं। यहाँ राम, श्याम और मोहन तीनों मिलकर उद्देश्य हैं और गा रहे हैं विधेय है। तो ये हुआ साधारण या सरल वाक्य। उदाहरण था राम पुस्तक पढ़ता है। एक उद्देश्य है राम, एक विधेय है पुस्तक पढ़ता है। दूसरा उदाहरण था राम, श्याम और मोहन गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। तो यहाँ एक उद्देश्य है राम, श्याम और मोहन तीनों मिलकर के एक उद्देश्य हैं राम, श्याम, मोहन, और एक विधेय है गा रहे हैं। यहाँ राम, श्याम, मोहन तीनों मिलकर एक ही विधेय कार्य में संलग्न होने के कारण एक ही उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। अब दूसरा भाग है सरल या साधारण वाक्य के बाद रचना के आधार पर दूसरा भेद है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या होता है? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। कैसे वाक्य? आश्रित। उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक या अनेक समापिका क्रियाएं होती हैं। मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय वाला वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है। मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय वाला वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। शेष जो होते हैं वो आश्रित होते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं, आधारित होते हैं। उदाहरण जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह मिश्र या मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। प्रधान वाक्य है गांधी जी ने, गांधी जी, यहाँ पर उद्देश्य और कहा विधेय हैं, जबकि सदा सत्य बोलना चाहिए आश्रित उपवाक्य है। अतः ये वाक्य मिश्र वाक्य है। तीसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक प्रधान उपवाक्य के समकक्ष होते हैं। भाई संयुक्त वाक्य में एक तो प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक प्रधान उपवाक्य के समकक्ष होते हैं, अर्थात दोनों मिश्र वाक्य भी हो सकते हैं। संयुक्त वाक्यों में प्रधान उपवाक्य और समानाधिकरण उपवाक्यों को जोड़ने के लिए और, किंतु, परंतु, एवं, तथा, या, अथवा आदि संबंध बोधक अवयवों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कहें संयुक्त वाक्य जो होता है वो और, किंतु, परंतु, एवं, तथा, अथवा, इसलिए इन संबंध बोधक अवयवों से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण की बात करते हैं। जैसे राम तब घर जाएगा जब मध्यांतर होगा, परंतु रमेश पहले ही घर चला जाएगा। राम तब घर जाएगा जब मध्यांतर होगा, जब दोपहर होगी, परंतु रमेश पहले ही घर चला जाएगा। दूसरा उदाहरण है राम पुस्तक पढ़ रहा है किंतु मोहन खेल रहा है। किंतु, परंतु, जब। अर्थ की दृष्टि से बात करें, ये रचना की दृष्टि से तीन भेद थे।
सरल या साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित और संयुक्त वाक्य। अब बात कर रहे हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधान नाम से ही सिद्ध हो रहा है, जिस वाक्य में क्रिया के होने या करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के होने या करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अर्थात जिससे सीधा अर्थ निकलता हो। उदाहरण के लिए सूर्य गर्मी देता है, मोहन पढ़ता है। सूर्य का गर्मी देना, मोहन का पढ़ना, ये विधानवाचक वाक्य हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्रिया के नहीं होने का बोध जहाँ होता है, नकारात्मकता जहाँ होती है, वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। बात करें उदाहरण की तो मोहन नहीं पढ़ता है, मोहन नहीं पढ़ता है, पढ़ता है पढ़ती, राम नहीं जाता है। मोहन नहीं पढ़ता है, राम नहीं जाता है। तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए तुम क्या कर रहे हो, मोहन क्या पढ़ रहा है। जहाँ प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। चौथा है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का बोध हो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य का प्रारंभ प्राय, आहे, अहा, अरे, छी, हे राम, हाय आदि शब्दों से होता है। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। उदाहरण के लिए आहा तुम आ गए, हाय यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, भगवान सच वह मर गया। तो आश्चर्य, विस्मय के लिए जहाँ बात होती है वहाँ विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। पांचवा भेद है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा या अनुमति का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ से जाइए, आज्ञा दी गई है, आप यहाँ से जा सकते हैं, अनुमति। छठा भेद है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से वक्ता की, कहने वाले की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए आज तो वर्षा हो जाए, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। तो ये इच्छावाचक वाक्य हैं। सातवां भेद है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य जिस वाक्य से कार्य के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए वह शायद ही उत्तीर्ण हो, संभवतः वह पढ़ रहा होगा। तो संदेहवाचक वाक्य जहाँ संदेह या संभावना प्रकट हो। और अंतिम और आठवां जो भेद है अर्थ की दृष्टि से वाक्य का, वह है संदेहवाचक वाक्य। हाँ, गलत रिपीट हो गया है, संदेहवाचक अपन पढ़ चुके हैं, ये गलत छप गया है। यहाँ पर है संकेत, संकेत, संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य जिस वाक्य में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य मिश्रित वाक्य होता है। जो संकेतवाचक वाक्य है वह मिश्रित वाक्य होता है। उदाहरण के लिए यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो ये था संकेतवाचक वाक्य। अब है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तालिका के माध्यम से जानते हैं। विधानवाचक वाक्य वह जाता है, सीधा साधा है। निषेधवाचक वाक्य जहाँ मनाही का भाव हो वह नहीं जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य जहाँ प्रश्न किया जाता है वह क्या वह जाता है। विस्मयादिबोधक वाक्य अरे वह जाता है।
आज्ञावाचक वाक्य वह जाए, आज्ञा दी जा रही है। इच्छावाचक वाक्य इच्छा व्यक्त की जा रही है, ईश्वर करे वह जाए। संदेहवाचक वाक्य जहाँ संदेह होता है वह जाता होगा। और संकेतवाचक वाक्य यदि वह जाए तो मैं पढ़ूं। तो ये थे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद। आप इस तालिका के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हमें परीक्षा में प्रश्न किए जाने हैं। शुद्ध वाक्य कैसे लिखें। अभी तक हमने वाक्यों के बारे में जाना, अब जानते हैं शुद्ध वाक्य कैसे लिखें। शुद्ध वाक्य कैसे लिखें। शुद्ध वाक्य लिखने के लिए हमें अन्विति, पदबंध, वाक्य शुद्धिकरण के कुछ विशेष नियमों की जानकारी परम आवश्यक है। अतः छात्र इनको ध्यान से पढ़ें और समझने की चेष्टा करें। शुद्ध वाक्य की पहली सीढ़ी है अन्विति। अन्विति क्या है? वाक्य में व्याकरण के अनुसार वाक्य के पदों में लिंग, वचन, कारक तथा पुरुष आदि के साथ क्रिया की अनुरूपता होना अन्वय या अन्विति कहा जाता है। अन्विति संबंधी प्रमुख नियम निम्न अनुसार हैं। पहला नियम है कर्ता क्रिया की अन्विति। कर्ता क्रिया की अन्विति। जिस वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति रहित हों वहाँ क्रिया कर्ता के अनुरूप प्रयुक्त होती है। क्या कहा? जिस वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति रहित हों, विभक्ति चिन्ह नहीं हो जहाँ पर, वहाँ क्रिया कर्ता के अनुरूप प्रयुक्त होती है, प्रयोग की जाती है। जैसे वसंत मिठाई खाता है। वसंत लड़का है, कर्ता जो है वसंत मिठाई खाने का काम कर रहा है, ता। ऐसा नहीं है वसंत मिठाई खाती है, गलत हो जाएगा वाक्य। वसंत मिठाई खाता है। चपला पत्र लिखती है। चपला स्त्रीलिंग है इसलिए वो लिखती है। चपला पत्र लिखता है, यदि ऐसे हम करते हैं तो गलत होता है। चपला के अनुसार ही लिखती जो क्रिया है, लिखना है, वो प्रयुक्त हुई है, प्रयोग की गई है। चिड़िया दाना चुगती है। चिड़िया दाना चुगता है, गलत हो जाएगा। तो चिड़िया के अनुरूप ही चुगना जो है वो क्रिया प्रयुक्त हुई है। अब दूसरा नियम है जहाँ कर्ता विभक्ति रहित हो किंतु कर्म में परसर्ग लगा हो। कर्म में क्या हो? परसर्ग हो, चिन्ह लगा हो, कारक चिन्ह लगा हो, वहाँ भी क्रिया कर्ता पद के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। दूसरी शर्त है जहाँ कर्ता विभक्ति रहित हो किंतु कर्म में परसर्ग लगा हो, वहाँ भी जो क्रिया है वो कर्ता के पद, लिंग और वचन के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। जैसे अभिषेक कुत्तों को पीटता है। अभिषेक कुत्तों को पीटता है। कुत्ते क्या हैं? बहुवचन है, कई सारे कुत्ते हैं, उनको क्या करता है? पीटता है। स्त्रियां बच्चों को नहलाती हैं। स्त्रियां जो हैं बच्चों को नहलाती हैं। किसान खेतों को सींचता है। किसान क्या कर रहा है? खेतों को सींचता है। आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ी कर्ता और क्रिया की अन्विति और अब पढ़ते हैं ख में कर्म और क्रिया की अन्विति। जिन कर्ता पदों के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है, जिन कर्ता पदों के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है किंतु कर्म या पूरक परसर्ग रहित होता है, कर्म या पूरक परसर्ग रहित होता है, वहाँ क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। जैसे सुषमा ने कपड़े धोए। सुषमा ने कपड़े धोए। सुषमा ने क्या किया? कपड़े धोए। तो कर्म, कपड़े क्या है? कर्म है। धोना क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है? सुषमा के अनुसार नहीं, कपड़ों के अनुसार। कपड़े धोए। बच्चों ने कुर्सी तोड़ दी। कुर्सी कर्म है, इसके अनुसार तोड़ दी क्रिया प्रयुक्त हुई है। छात्रों ने पुस्तकें पढ़ी। छात्रों ने क्या किया? पुस्तकें पढ़ी। मल्लिका ने चित्र बनाया। क्या बनाया? चित्र बनाया।
अगला भेद है निरपेक्ष अन्विति। निरपेक्ष अन्विति हमने पढ़ी कर्ता के अनुसार क्रिया और कर्म के अनुसार क्रिया, और अब पढ़ रहे हैं निरपेक्ष अन्विति, जहाँ कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति रहित होते हैं। ना तो कर्ता में विभक्ति होती है ना ही कर्म में। वहाँ क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होती है। वहाँ क्रिया किस में होती है? पुल्लिंग एक वचन में होती है। जैसे पुलिस ने लुटेरों को पकड़ा। पुलिस ने क्या किया? लुटेरों को पकड़ा। जिलाधिकारी ने कर्मचारियों को बुलाया। जिलाधिकारी ने किसको बुलाया? कर्मचारियों को। और डॉक्टर ने रोगियों को देखा। डॉक्टर ने रोगियों को देखा। तो यहाँ कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति रहित हैं। ना तो कर्ता के साथ विभक्ति है ना कर्म के साथ। डॉक्टर ने रोगियों को देखा। यहाँ जो क्रिया हुई है वो पुल्लिंग एक वचन में होती है। डॉक्टर के अनुसार, डॉक्टर ने रोगियों को देखा, डॉक्टर के अनुसार देखने की क्रिया हुई है। जिलाधिकारी के अनुसार कर्मचारियों को बुलाया गया है। पुलिस ने लुटेरों को पकड़ा है। समान लिंग में विभक्ति। समान लिंग में विभक्ति रहित समान लिंग के विभक्ति रहित अनेक कर्ता जब कर्ता पद जब और योजक से जुड़े होते हैं। समान लिंग के विभक्ति रहित अनेक कर्ता जब और योजक से जुड़े होते हैं तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे भवनेश, शंकर और गौरव आ रहे हैं। भवनेश, शंकर और गौरव आ रहे हैं। शुभा, फाल्गुनी और देविका टहल रही हैं। अगला है और का हो गया। शुभा, फाल्गुनी और। भुवनेश, भवनेश, शंकर और। अब है या से जुड़े विभक्ति रहित कर्ता। या से जुड़े विभक्ति रहित कर्ता पदों की क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार होती है। अंत में जो कर्ता होता है उसके अनुसार होती है। जैसे विवाह में मोहन या। विवाह में मोहन या उसकी बहनें आएंगी। उसकी बहनें, तो बहनें के अनुसार आएगी क्रिया, आई है। मैच में सचिन या गंभीर। सचिन या गंभीर खेलेगा, तो गंभीर के अनुसार खेलेगा क्रिया प्रयुक्त हुई है। अगला नियम है यदि एकाधिक कर्ता, एक से अधिक कर्ता पदों के लिंग भिन्न भिन्न हों और वे और योजक से जुड़े हों तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में प्रयुक्त होती है। तो क्रिया किस में प्रयुक्त होगी? पुल्लिंग बहुवचन। जैसे मेलों में बच्चे बूढ़े नर नारी। मेलों में बच्चे बूढ़े नर नारी, लड़के लड़कियां सभी जाते हैं। मेलों में बच्चे बूढ़े नर नारी, लड़के लड़कियां सभी जाते हैं। अगला उदाहरण है प्राचार्य, शिक्षिकाएं और छात्र सभी पिकनिक पर गए हैं। सभी कहाँ गए हैं? पिकनिक पर। तो जहाँ और योजक से एक से अधिक कर्ता हैं और पदों में लिंग भिन्न भिन्न हैं, लेकिन फिर भी वे और से जुड़ने के कारण जो क्रिया है पुल्लिंग बहुवचन में प्रयुक्त होती है। अगला नियम है यदि एक से अधिक कर्ता पद भिन्न पुरुष में हो तो उनका क्रम होगा। क्या क्रम होगा? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष तथा उत्तम पुरुष। ऐसे वाक्यों में क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार बहुवचन में होगी। उदाहरण के लिए तुम, सुरभि और मैं कल बाजार चलेंगे। तुम, सुरभि और मैं कल बाजार चलेंगे। अगला है तुम, तुम्हारा भाई और हम क्रिकेट खेलेंगे। हम क्रिकेट खेलेंगे। अगला भेद है आदर सूचित करने के लिए एक वचनकर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। आदर सूचित करने के लिए और एक वचनकर्ता के लिए क्रिया किस में प्रयुक्त होती है? बहुवचन में। जैसे
पिताजी मेरठ से आ रहे हैं। पिताजी कहाँ से आ रहे हैं? पिताजी मेरठ से आ रहे हैं, बहुवचन में। पिताजी एक वचन है लेकिन क्रिया बहुवचन की। प्रधानमंत्री शाम को भाषण देंगे। प्रधानमंत्री शाम को भाषण देंगे, एक वचन होते हुए भी देंगे, बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त हुई है। अगला नियम है, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, लोग, दाम, ओठ आदि शब्दों के साथ क्रिया का बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्रिया जो है बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। आंसू टपक रहे हैं, जेब में दाम नहीं है। अब है संज्ञा सर्वनाम की अन्विति। संज्ञा सर्वनाम की अन्विति। नियम 1 क्या कहता है? वाक्य के साथ आने पर, वाक्य के साथ आने पर सर्वनाम संबंधित संज्ञा के लिंग वचन का अनुकरण करता है। जैसे राम ने कहा कि वह कल जाएगा। राम ने कहा कि वह कल जाएगा। विशेषण विशेष्य की अन्विति। नियम 1, यदि विशेष्य संज्ञा से पूर्व या पश्चात विकारी विशेषण हो तो वह विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण और जिन शब्दों से विशेष्य की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, यहाँ कुत्ता तो विशेष्य है और काला विशेषण है। तो नियम क्या कहता है? यदि विशेष्य अर्थात संज्ञा से पूर्व या पश्चात, पहले या बाद में विकारी विशेषण हो तो वह विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे काला कुत्ता, सीधा लड़का, सीधी लड़की, तो सीधी लड़की होता। हरा दुपट्टा, काली गाय, सीधी लड़की, हरी मिर्च, मिर्च कैसी है? हरी। काले टोपे, काली टोपियाँ, बड़े लड़के, बड़ी लड़कियाँ, लंबे युवक, लंबी युवतियाँ। अगला नियम है एकारांत अर्थात जिनके अंत में ए हो, और ईकारांत जिनके अंत में ई हो, और ईकारांत जिनके अंत में बड़ी ई हो, ऊकारांत बड़ा ऊ हो, तथा औकारांत आदि विशेषण सदा एक से रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए विश्वसनीय युवक, युवक कैसा है? विश्वसनीय, विश्वसनीय युवक है। नीय ईकारांत है। ईमानदार लड़का, ईमानदार एकारांत है, तो ईमानदार लड़का, ईमानदार लड़की, विश्वसनीय युवती। घरेलू ऊकारांत, घरेलू सेवक, स्वस्थ युवक, घरेलू सेविका, स्वस्थ युवती, तो कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात सदा एक से रहते हैं। संबंध संबंधी अन्विति। संबंध संबंधी अन्विति। नियम, संबंध कारक का लिंग और वचन वाक्य में प्रयुक्त संबंधी के लिंग वचन के अनुरूप होता है। संबंध कारक का जो लिंग है और वचन है वाक्य में प्रयुक्त संबंधी के लिंग वचन के अनुरूप ही होता है। जैसे कौशल्या दशरथ की रानी थी, कौशल्या दशरथ की रानी थी। राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, तो जैसा संबंध वैसा ही लिंग और वचन। पदबंध देखते हैं। पदबंध, पदबंध का अर्थ है कई पदों का समूह, कई पदों का समूह पदबंध कहलाता है। पदबंध एक पद जैसा कार्य करता है, अतः पदबंध पदों की वह सामूहिक इकाई है जो वाक्य में संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे आदर्श
हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं। इस वाक्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक पदबंध है जो संज्ञा पद के रूप में कार्य कर रहा है। पदबंध के प्रकार। पदबंध 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पदबंध? 4 प्रकार के। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण, ये 4 पदबंध के प्रकार हैं। पहला भेद है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध, जो पदबंध संज्ञा पद के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें संज्ञा पदबंध कहा जाता है। जैसे परिश्रमी बालक। बालक कैसा है? परिश्रमी। थोड़े से फूल, फूलों की मात्रा। भीम जैसा पराक्रमी। श्री राम प्रसाद, श्रीमती अग्रवाल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये सब पदबंध हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक ही व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, इत्यादि। आगे चलते हैं विशेषण पदबंध में। विशेषण पदबंध, विशेषण का कार्य करने वाला पदबंध विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे कुछ कुछ लाल, अत्यंत मीठा, तेज चलने वाली गाड़ी। गाड़ी कैसी है? तेज चलने वाली। घोड़े पर सवार सैनिक। ये हुआ विशेषण पदबंध। आगे तीसरा भेद है क्रिया पदबंध। जहाँ क्रिया एक से अधिक पदों के मेल से बनी हो वहाँ क्रिया पदबंध होता है। जैसे वह देर तक सोता रहा था, वह देर तक सोता रहा था। तो यहाँ पर क्रिया एक से अधिक पदों के मेल से बनी है, इसलिए ये क्रिया पदबंध है। भाग्य को कोई नहीं मिटा सकता, भाग्य को कोई नहीं मिटा सकता। आगे क्रिया विशेषण पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। क्रिया विशेषण कौन होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे वह लंगड़ा कर चलती है, वह कैसे चलती है? लंगड़ा कर। क्रिया कैसे हो रही है? लंगड़ा कर। सूरज धीरे धीरे छिप गया, सूरज कैसे छिप गया? धीरे धीरे। अब है अर्थ की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़े हैं। इनमें सामान्य कथन का विधानवाचक वाक्य ही अन्य सारे प्रकारों का आधार होता है। विधानवाचक वाक्य को अन्य प्रकार के वाक्यों में बदला जा सकता है। तो हम एक विधानवाचक वाक्य से ही सभी प्रकारों के वाक्यों को जान लेंगे। आइए, विधानवाचक वाक्य। प्रवीण विद्यालय जाता है, यह वाक्य विधानवाचक है। इसे अगर निषेधवाचक बनाना है तो प्रवीण विद्यालय नहीं जाता है। प्रश्नवाचक बनाना है तो क्या प्रवीण विद्यालय जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। आज्ञावाचक बनाना है प्रवीण तुम विद्यालय जाओ। विस्मयवाचक बनाना है अरे प्रवीण विद्यालय जाता है। इच्छावाचक काश प्रवीण विद्यालय जाता, काश प्रवीण विद्यालय जाता। संदेहवाचक शायद प्रवीण विद्यालय जाता है। और संकेतवाचक पिता जोर दें तो प्रवीण जाए, भाई पिताजी अगर कोशिश करें, जोर दें तो प्रवीण जाए। तो ये वाक्य थे, हमने पढ़े। अब हम वाक्य शुद्धिकरण पर आते हैं। मूल बिंदु हमारा वाक्य शुद्धिकरण है। वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य को रचना तथा अर्थ की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। वाक्य के 2 प्रकार हो गए, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। अब जो वाक्य है ना, वो रचना और अर्थ की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। छात्र प्राय वाक्य रचना में कुछ भूले कर जाते हैं। इनसे बचने के लिए यहाँ अशुद्धियाँ और शुद्ध रूपों का परिचय दिया जा रहा है। तो यहाँ क्या अशुद्धियाँ हैं और क्या शुद्ध रूप है, ये परिचय हम आपको देते हैं। वाक्य रचना में अशुद्धियाँ। वाक्य रचना में प्राय निम्नलिखित 5 प्रकार की अशुद्धियाँ संभव होती हैं। पहली है लिंग संबंधी अशुद्धि, दूसरी है वचन संबंधी अशुद्धि,
लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 होते हैं, वचन एक वचन और बहुवचन 2 होते हैं, कारक संबंधी अशुद्धि कारक 8 होते हैं, विराम चिन्ह संबंधी कुछ विराम चिन्ह होते हैं, और अन्विति और पदक्रम संबंधी अशुद्धि। तो ये 5 प्रकार की अशुद्धियाँ प्रमुख रूप से पाई जाती हैं वाक्य में। तो हम यदि इन 5 बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो ये सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी। आइए पहली अशुद्धि लिंग संबंधी अशुद्धि जानते हैं। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। शुद्ध वाक्य निर्माण में लिंग की पहचान आवश्यक है। नीचे लिंग संबंधी कुछ अशुद्ध वाक्य और उनके शुद्ध रूप दिए जा रहे हैं। आइए, तो ये हैं हमारे अशुद्ध वाक्य और राइट साइड हैं हमारे शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। पहला वाक्य है अशुद्ध, हमारा वस्तुओं का ध्यान रखा जाए। हमारा, तो ये गलत है। वस्तुएं क्या हैं? स्त्रीलिंग है। हमारी वस्तुओं का ध्यान रखा जाए। दूसरा अशुद्ध वाक्य है सारा प्रतिभा विकृत हो गया। अब प्रतिभा क्या है? स्त्रीलिंग है, तो यहाँ सही वाक्य बनेगा सारी प्रतिभा विकृत हो गई। तीसरा वाक्य वह कहती कहती रुक गई। वह कहती कहती रुक गई, तो ये आएगा वह कहते कहते रुक गई। कहती नहीं आएगा, कहते आएगा। वह कहते कहते रुक गई। यह प्रणाली बदलना है। अब प्रणाली क्या है? स्त्रीलिंग है, तो यह प्रणाली बदलनी है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा। रुमाल सूख गई, जबकि रुमाल क्या है? पुल्लिंग है, तो रुमाल सूख गया। छठा वाक्य है तुम खारी पानी लाते हो। पानी क्या है? पुल्लिंग है, तुम खारा पानी लाते हो। शुद्ध रूप हो गया। दही बहुत खट्टी है। दही क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो क्या आएगा? दही बहुत खट्टा है। हाथी झूमती आ रही है, जबकि हाथी पुल्लिंग है, तो हाथी झूमता आ रहा है। इसी तरह से उसका अंत बड़ा रहस्यमयी हुआ। उसका अंत बड़ा रहस्यमय हुआ, ये शुद्ध होगा। मथुरा यमुना के तट पर बसा है। अब मथुरा क्या है? स्त्रीलिंग है, तो मथुरा यमुना के तट पर बसी एक नगरी है। ठीक है, तो बसी है, ये शुद्ध रूप हो गया। आगे चलते हैं। अब देखते हैं लिंग निर्धारण के कुछ नियम हैं जिन पर हमें प्रकाश डालना है। पहला नियम है कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग निश्चित होता है। जैसे गोविंद जाता है तो राधा जाती है। गोविंद पुल्लिंग है तो जाता है, राधा स्त्रीलिंग है तो जाती है। तो कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का जो लिंग है वो निश्चित होता है। दूसरा है विशेष्य के लिंग के अनुसार विशेषण का लिंग निश्चित होता है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी के अनुसार विशेषण का लिंग निश्चित होता है। जैसे अच्छा लड़का, लड़का था इसलिए अच्छा, अच्छी लड़की, लड़की थी इसलिए अच्छी। तीसरा है वाक्य में एक अधिक कर्ता होने पर अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग निर्धारण होता है। जैसे पुरुष, स्त्रियां, लड़के और लड़कियां मेले में जा रही हैं। अब अंतिम लड़कियां के अनुसार क्रिया जा रही हैं आएगा। चौथा नियम क्या कहता है? अधिकांश ईकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन हाथी, दही, बाराती, नाती, पुजारी, भिखारी आदि इसका क्या है? अपवाद है। सामान्य तौर पर हम ईकारांत संज्ञाओं को स्त्रीलिंग मानते हैं, जैसे नारी है, स्त्री है, लेकिन उनके अलावा ये अपवाद स्वरूप हाथी, दही, बाराती, नाती, पुजारी, भिखारी, ये इसका अपवाद है। ये स्त्रीलिंग न होकर के पुल्लिंग ही हैं। पांचवा नियम है नदियों के नाम स्त्रीलिंग माने जाते हैं, पर्वतों के नाम पुल्लिंग माने जाते हैं। जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, नदियों के नाम है। पर्वतों के नाम हिमालय है, अरावली है, तो ये सारे पुल्लिंग माने जाते हैं। छठा नियम क्या कहता है? पृथ्वी के अतिरिक्त सारे ग्रह पुल्लिंग माने जाते हैं। पृथ्वी को यदि छोड़ दिया जाए, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, इसके अलावा जो सारे ग्रह हैं वो सब क्या हैं? पुल्लिंग है। सातवां नियम है सभी समुद्र पुल्लिंग माने जाते हैं। समुद्र कौन से? सारे
पुल्लिंग में आते हैं। 8वां है सभी नगरों के नाम पुल्लिंग माने जाते हैं, किंतु काशी, उज्जैनी, द्वारिका, मथुरा ये इसके अपवाद हैं। नगर कोई सा भी हो, जयपुर हो, अलवर हो, बनारस हो, सारे क्या हैं, पुल्लिंग है। लेकिन काशी, उज्जैनी और द्वारिका और मथुरा इनको छोड़ करके सारे पुल्लिंग होते हैं, ये स्त्रीलिंग नगर हैं। अब देखते हैं वचन संबंधी अशुद्धियाँ। तो वस्तु के एक या एक से अधिक होने के बोध को वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन जिस शब्द से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, यथा जैसे बेटी, पहाड़। जबकि बहुवचन एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों को दर्शाने वाला शब्द बहुवचन कहलाता है, जैसे बेटियां, पहाड़ों इत्यादि। अब देखते हैं वचन संबंधी अशुद्धियां दूर करने के लिए कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। पहली बात है आदर सूचक शब्दों का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जो आदर सूचक शब्द होते हैं उनका हमेशा प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे पिताजी आ गए, अधिकारी महोदय कह रहे थे, आदर सूचक हैं इसीलिए बहुवचन है। दूसरा है प्राण। प्राण शब्द है, दर्शन है, आंसू, हस्ताक्षर आदि शब्द भी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तुम्हारे दर्शन हो गए, देखो कैसे आंसू बह रहे हैं, उसने हस्ताक्षर कर दिए हैं इत्यादि। तीसरी बात है भाववाचक संज्ञाएं प्राय एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे जवानी, बुढ़ापा। कुछ अपवाद भी देखने में आते हैं, जैसे मिट गई जवानियाँ, बन गई कहानियाँ, समानताएं देखी जाती हैं। तो ये कुछ अपवाद भी होते हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं प्राय कैसे होती हैं, एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। चौथा नियम क्या कहता है, और तथा, एवं, वे आदि से जुड़े एक वचन संज्ञा व सर्वनाम पद बहुवचन माने जाते हैं। उनके पुरुष व लिंग तो बाद वाले पद के अनुरूप होते हैं, किंतु वचन और से जुड़े पदों की संख्या के अनुरूप एक वचन या बहुवचन होते हैं। जैसे लड़के और लड़कियां दौड़ेंगी, लड़के और लड़कियां दौड़ेंगी। लड़कियां और लड़के कहाँ जा रहे हैं, तो ये कहाँ हुए, बहुवचन हुए। तो और, तथा, एवं और वैसे जुड़े हुए एक वचन संज्ञा वे सर्वनाम पद क्या होते हैं, बहुवचन माने जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा वचन की शुद्धि के लिए। पांचवा नियम क्या कहता है, अथवा और या से जुड़े पदों के लिंग पुरुष तथा वचन का निर्धारण बाद वाले पद के अनुसार होता है। जैसे यह फल तुम या मैं खाऊंगा, तुम या के बाद जुड़ा है तो मैं खाऊंगा। वह लड़का अथवा वह लड़की मुझे जानती है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ वचन संबंधी अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। वचन संबंधी कुछ अशुद्ध वाक्य और उनके शुद्ध रूप। अशुद्ध वाक्य है उसके पास 50 ग्राम सोने हैं, 50 ग्राम सोने, जबकि होता है सोना, तो उसके पास 50 ग्राम सोना है। अपना हस्ताक्षर कर दो, अपना नहीं आएगा, अपने हस्ताक्षर कर दो। इस तरह से इसको शुद्ध, क्योंकि हस्ताक्षर क्या है, बहुवचन में होते हैं। तीसरा वाक्य क्या कहता है, दुर्घटना में अनेकों लोग घायल हुए। भाई दुर्घटना में अनेकों नहीं, अनेक लोग घायल हुए। इसी तरह से परीक्षा में हमें अशुद्ध वाक्य दे दिए जाएंगे और हमको उन्हें शुद्ध बनाना है। चौथा वाक्य क्या कहता है, मंदिर में जाने के लिए 50 सीढ़ी हैं। सीढ़ी एक नहीं अनेक होती हैं, तो मंदिर में जाने के लिए 50 सीढ़ियाँ हैं। पांचवा वाक्य, मेरी बात सुनते ही उनका आंसू निकल आया। उनके आंसू, मेरी बात सुनते ही उनके आंसू निकल आए, ये वाक्य शुद्ध हुआ। मेरा प्राण निकल रहा है, तो प्राण क्या है, बहुवचन है, मेरे प्राण निकल रहे हैं। सातवां वाक्य है संस्कृतियों पर देशवासी मर मिटा। संस्कृति पर देशवासी मर मिटे।
इसी तरह से और वाक्य हैं। कहा है 8वें वाक्य में, बुढ़ापे बुरे होते हैं। बुढ़ापे क्या होता है? एक वचन है, बुढ़ापा बुरा होता है। बेरोजगारियां भाववाचक है ना, बुढ़ापा हमेशा एक वचन में आएगा। बेरोजगारियां दूर होनी चाहिए, भाई बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। 10वां है, अपने सोचों पर काबू पालो। सोचो नहीं, सोच, अपनी सोच पर काबू पालो। यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती हैं। अनेक गाड़ी नहीं, अनेक गाड़ियाँ, यहाँ से अनेक गाड़ियाँ गुजरती हैं। 12वां वाक्य, आकाश में अनेक चिड़िया उड़ रही हैं। चिड़िया, जब चिड़िया के ऊपर चांद बिंदु नहीं लगा होता या के ऊपर, तो वो एक वचन होती है, और जब चांद बिंदु लग जाता है तो बहुवचन हो जाती हैं। जैसे यहाँ है, आकाश में अनेक चिड़ियाँ उड़ रही हैं। 13वां वाक्य, इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्द में दो। भाई इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं 50 शब्दों में दो। इन प्रश्नों का नहीं, इन प्रश्नों के। 14वां है, लोग मक्खियां मच्छरों से परेशान हैं। मक्खियां नहीं, लोग मक्खी और मच्छरों से परेशान हैं। 15वां है, क्या यह सारी पुस्तक मुझे पढ़नी है? यह नहीं आएगा, क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है? तो ये वाक्य शुद्ध हुआ वचन की दृष्टि से, एक वचन और बहुवचन। अब देखते हैं कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक 8 होते हैं। कारक संबंधी अशुद्धियां, प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया अवश्य होती है। वाक्य कोई भी हो, क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनता है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। तो कारक किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने क्या किया? रावण को मारा। किसने? राम ने। मोहन कुर्सी पर बैठा है। मोहन कहाँ बैठा है? कुर्सी पर। मोहन क्या कर रहा है? बैठा है। कहाँ? कुर्सी पर। तो अधिकरण क्रिया है, कारक है। राम ने रावण को, कर्ता ने कर्म को। आइए अब देखते हैं कारक चिन्ह और विभक्तियों की तालिका। कारक का नाम है कर्ता कारक, चिन्ह होता है ने, विभक्ति होती है इसमें प्रथम विभक्ति होती है। कारक का नाम है कर्म, चिन्ह होता है को, कर्म को, द्वितीय विभक्ति होती है। कारक का नाम है करण कारक, चिन्ह होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा, साधन के अर्थ में आती है। मोहन पेन से लिखता है। ठीक है, तो ये तृतीय विभक्ति होती है। चौथा कारक है संप्रदान, के लिए या को, के लिए या को, जिसके लिए क्रिया की जाती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। पांचवी है अपादान, अलग होने के अर्थ में, से, यह है अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता अलग हुआ पेड़ से, तो पंचमी विभक्ति होती है अपादान की। छठी विभक्ति है संबंध, कारक का नाम है संबंध और विभक्ति होती है इसमें छठी। संबंध के कारक चिन्ह हैं का, की, के, रा, री, रे। सातवीं है अधिकरण, सातवां कारक है अधिकरण जिसमें सप्तमी विभक्ति होती है, में, पर। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, कमरे में दरी बिछी है, तो आधार की अधिकरण संज्ञा होती है ना। और आठवां कारक है संबोधन, हे, ओ, अरे, इसमें अष्टमी विभक्ति होती नहीं है। तो ये कारक चिन्ह और इनकी विभक्तियां थी। अब जानते हैं कारक के शुद्ध प्रयोग। पहला है राम ने रावण को मारा, तो यहाँ कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक, राम ने। दूसरा वाक्य मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, किसने पढ़ी पुस्तक? मोहन ने, कर्ता कारक। रमेश ने मोहन को पत्र लिखा, किसको पत्र लिखा? मोहन को, तो यहाँ कर्म कारक है।
चौथा है राम पुस्तक को पढ़ता है। किसको पढ़ता है? राम पुस्तक को पढ़ता है। राम पुस्तक को पढ़ता है, कर्म को पढ़ता है, कर्म कारक है। रमेश ने उसे डंडे से मारा। किससे मारा? डंडे से। साधन के अर्थ में है तो करण कारक है। मारने का माध्यम क्या है? साधन क्या है? डंडा। रेणु सीता के लिए चाय लाई। के लिए किसके लिए चाय लाई? सीता के लिए, तो संप्रदान कारक है। राम बस से उतरा। किससे उतरा? बस से, अपादान कारक है। राम जो है बस से अलग हुआ है, अपादान हुआ है। आठवां वाक्य क्या कहता है? हाथ से गिलास छूट गया। हाथ से गिलास अलग हो गया। शे पृथक होने के अर्थ में, अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति है। मोहन की बहन आ रही है। मोहन की संबंध, बहन का संबंध किससे? मोहन से, तो संबंध कारक है। माँ कुर्सी पर बैठी हैं। किस पर बैठी हैं? कुर्सी पर। बैठने का आधार क्या है? कुर्सी, इसलिए अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण। अब जानते हैं कारक संबंधी कुछ अशुद्धियों को। विभक्ति के प्रयोग में अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। राकेश कुत्ते को पीटा। राकेश कुत्ते को पीटा, अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? राकेश ने कुत्ते को पीटा। विभक्ति नहीं है यहां, इस वाक्य में विभक्ति नहीं है। राकेश कुत्ते को पीटा, विभक्ति का भाव है यहां, तो इसमें अगर हमने कर्ता विभक्ति लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? राकेश ने कुत्ते को पीटा, और वाक्य हो गया शुद्ध। इसमें विभक्ति का लोप है ना। दूसरा है मैंने यह काम नहीं करना। मैंने यह काम नहीं करना, जबकि क्या होगा? मुझे यह काम नहीं करना। तीसरी विभक्ति है। तीसरा वाक्य है जैसे मेरे को पता नहीं। अब मेरे को, मुझे शुद्ध वाक्य होगा। शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे पता नहीं है। चौथा है हम हमारे घर जा रहे हैं। हम हमारे, भाई हम हमारे नहीं, हम अपने घर जा रहे हैं। पांचवा वाक्य मैं मेरा काम जानता हूँ। मैं मेरा काम जानता हूँ, जबकि होगा मैं अपना काम जानता हूँ। छठा है लड़कों से जाने के लिए कहो। भाई शुद्ध वाक्य होगा लड़कों से जाने को कहो, के लिए नहीं, को कहो। सातवां है वे मुझ में विश्वास करते हैं। होगा वे मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं पेपर, मैं नहीं पर, मुझ पर विश्वास करते हैं। हाँ, अब चौथी जो अशुद्धियाँ हैं वो हैं विराम चिन्ह संबंधी। तो विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ निम्न प्रकार हैं। प्रमुख विराम चिन्ह, इस प्रकरण में आगे बढ़ने से पूर्व हम विराम चिन्हों के विषय में जान लेना हमें जरूरी प्रतीत होता है, आवश्यक प्रतीत होता है। यहाँ उन्हीं विराम चिन्हों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है जिनका प्रयोग हिंदी लेखन में प्राय होता है। तो आइए पहले हम जान लेते हैं विराम चिन्ह होते क्या हैं और कौन से हैं, और क्या उनकी अशुद्धियाँ प्राय वाक्यों में हो जाती हैं। पहला है पूर्ण विराम। सर्वाधिक प्रयोग इस विराम चिन्ह का होता है पूर्ण विराम। इसे पूर्ण वाक्य की समाप्ति पर लगाते हैं। हर भाषा में पूर्ण विराम का प्रयोग किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। जैसे बादल घिर आए, अब वर्षा होगी, तो यहाँ ये पूर्ण विराम लगा हुआ है। दूसरा है चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। प्रत्येक प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे इनमें से तुम कितने लोगों को जानते हो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। एक बात और, यदि प्रश्नवाचक वाक्य आश्रित उपवाक्य के रूप में हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मैं जानता हूँ कि वह क्या कर सकता है, यहाँ पर हमने पूर्ण विराम लगाया है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। मैं जानता हूँ कि वह क्या कर सकता है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। तीसरा चिन्ह है अल्पविराम चिन्ह। इसी को अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जैसे और, दोनों तरफ कॉमा लग गया है,
और से शब्दों का उपवाक्यों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अंतिम से पहले और का तथा शेष स्थानों पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं मंडी से आलू, मिर्च, करेला और टमाटर लाऊंगा। दूसरा है वह आया, मेरे साथ खेला, थोड़ा पानी पिया और चला गया। तो अल्प विराम कुछ समय के लिए विराम रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः उपवाक्यों को एक दूसरे से अलग करने के लिए दूसरा प्रयोग जो है उपवाक्यों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, जैसे जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। तो यहाँ पर ये अल्प विराम लगा है। दूसरा, सब लोग आकर चले गए, तुम भी चले जाओ। इस तरह से इसका शुद्ध प्रयोग यहाँ पर है। गै क्या कहता है? तो, तब, वह आदि के स्थान पर भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे तुमने जिस कुत्ते को पाला था वह मर गया, पाला था। दूसरा है जब तुम्हारा भाई आ जाए तब तुम चले जाना। घ अगला नियम है संबोधन पद को शेष वाक्य से अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग। जैसे मित्रवर मेरी बात ध्यान से सुनो, मित्रवर मेरी बात ध्यान से सुनो। हे प्रभु मुझ दीन पर दया करो। यहाँ पर ये अल्प विराम का प्रयोग। अगला नियम क्या कहता है? हाँ और नहीं के पश्चात यदि ये वाक्य सबसे पहले हो, जैसे हाँ अल्प विराम तुम जब चाहो अल्प विराम आ सकते हो, हाँ तुम जब चाहो आ सकते हो, नहीं मुझे तुमसे नहीं मिलना। अगला नियम क्या कहता है? उद्धरण, उद्धरण चिन्ह से पहले चिन्ह आएगा यहाँ पर, ची आधा है और न होता है पूरा। हाँ, उद्धरण चिन्ह से पहले, जैसे दरोगा ने घूरते हुए कहा, ये उद्धरण चिन्ह है। इस तरह से दोनों और लगे रहते हैं। दरोगा ने घूरते हुए कहा इतनी रात में कहाँ जा रहे हो, पहले प्रश्नवाचक चिन्ह और अंत में उद्धरण चिन्ह। अल्प विराम के बाद अब बारी आती है अर्ध विराम चिन्ह की, एक बिंदी और अल्प विराम चिन्ह। जहां अल्प विराम से कुछ अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम देर रुकने की आवश्यकता हो, वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात आधे समय। अल्प विराम का मतलब है 25% और अर्ध विराम का मतलब है 50%। पूर्ण विराम का मतलब पूरा 100%। उदाहरण है जैसे मैंने बहुत कहा किंतु वह नहीं रुका। मैंने बहुत कहा, यहाँ बहुत कम समय के लिए हम रुके हैं अल्प विराम, किंतु वह नहीं रुका, यहाँ कुछ समय के लिए हम रुक गए हैं, आधे समय के लिए, यह जानते हुए भी कि मैं उसका परम मित्र हूँ। दूसरा है मैंने तो सबको बुलाया है, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। अगला जो विराम चिन्ह है उपविराम है, जिसको अपूर्ण विराम भी कहते हैं। दो बिंदियां इस तरह से लगती हैं। इस चिन्ह की आकृति संस्कृत के विसर्ग की भांति होती है तथा इसे अंग्रेजी में कॉलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या नाम दिया गया है? कॉलन। इसका प्रयोग पहले लिखित शब्द या शब्दावली और उसके संबंध में अन्य सूचना के बीच में किया जाता है। यह स्थिति प्राय, जैसे हमने प्राय के बाद लगाया है, किसी समाचार लेख या ग्रंथ आदि के शीर्षक में देखी जा सकती है। प्राय है यहाँ तो ये विसर्ग रूप में है, जैसे कालिदास एक समीक्षात्मक अध्ययन, तो एक लेख है, ग्रंथ है, किताब का नाम है। दूसरा है भरतपुर मुठभेड़ में इनामी डकैत ढेर, ये एक समाचार है। तो यहाँ पर हमने इसका प्रयोग किया है। इसका नाम है उपविराम, जिसको अपूर्ण विराम भी कहते हैं।
आगे चलते हैं। समास चिन्ह। छठा है, समास द्वारा जोड़े गए दो या अधिक पद यदि मिलाकर न लिखे जाएं तो उनके मध्य समास चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देश निकाला, नीलकमल, राजभवन, इस तरह से। विशेष बात यह है कि इन शब्दों को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। समानता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त सा और जैसा, सा और जैसा, सी से, जैसी, जैसे आदि से पहले भी समास चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कमल शामुख, कमल शामुख, तुम जैसा मनुष्य, बर्फ सी ठंडी, बहुत से लोग आदि। अगला है निर्देशक चिन्ह। सातवां जो विराम चिन्ह है वो है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह को अंग्रेजी में डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? डैश। ये समास चिन्ह से दो गुना लंबा होता है, दो गुना लंबा होता है। इसे किसी विवरण को निर्देशित करने के लिए उससे पहले तथा लेख आदि में शीर्षक के बाद लगाते हैं। जैसे रावण, रे वानर तू कौन है। रावण कहते हैं कि रे वानर, हे वानर तू कौन है। हनुमान जी कहते हैं मैं श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। कुछ उदाहरण और हैं। आठवां है उद्धरण चिन्ह। इस तरह से यदि वक्ता का कहा हुआ वाक्य उसी के शब्दों में दोहराना या उद्धत करना हो तो उस वाक्य को दोनों ओर से उद्धरण चिन्ह से बंद कर देते हैं। इस तरह से दोनों ओर से बंद। जैसे राजा ने कहा हमारी सेना पीछे नहीं हटेगी, तो यहाँ भी ये लगा हुआ है उद्धरण चिन्ह। इस तरह से। दूसरा है न्यायाधीश ने अभियुक्त से पूछा तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। अगला है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय, आश्चर्य सूचक। इस तरह से एक डंडा और उसके नीचे बिंदी। मन में उठने वाले घृणा, शोक, हर्ष, विस्मय आदि भाव को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे छी तुम इतने पतित हो गए, तुम इतने गिर गए, आहा मेरा मित्र आ गया, हाय रे यह अनर्थ हो गया। और अब अंतिम अशुद्धियां हैं अन्विति तथा पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में शब्दों के लिंग, वचन, कारक आदि से पारस्परिक संबंध को अन्विति कहते हैं तथा वाक्य में प्रयोग किए गए पदों या शब्दों के सही क्रम को पदक्रम कहा जाता है। वाक्य में प्रथम कर्ता पद, फिर कर्म पद तथा अंत में क्रियापद का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं कुछ अशुद्ध और शुद्ध रूप हैं। अशुद्ध रूप है नृत्य करने में बड़ी कुशल है मीरा। कर्ता पीछे चला गया, मीरा जो है कर्ता वो पीछे चला गया, तो ये वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध होगा मीरा नृत्य करने में बड़ी कुशल है। अगला वाक्य कौन खरीदेगा इतना महंगा कपड़ा। इतना महंगा कपड़ा कौन खरीदेगा, तो सही वाक्य होगा इतना महंगा कपड़ा कौन खरीदेगा। बहुत कीमती होगी इस पुस्तक की, बहुत कीमत होगी इस पुस्तक की। शुद्ध होगा इस पुस्तक की बहुत कीमत होगी। प्रभा को काटकर टमाटर खिलाओ। प्रभा को काटकर टमाटर खिलाओ, जबकि शुद्ध होगा प्रभा को टमाटर काटकर खिलाओ। कुछ अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप। अशुद्ध वाक्य हमारा लक्ष्य समाज की प्रगति होना चाहिए। ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध होगा हमारा लक्ष्य समाज की प्रगति होनी चाहिए। प्रगति जो है होनी चाहिए, प्रगति होना चाहिए नहीं, होनी चाहिए। प्रगति जो है स्त्रीलिंग है। एक अशुद्ध वाक्य है क्या आप जयपुर जा सकोगे। शुद्ध होगा क्या आप जयपुर जा सकेंगे। आप बहुवचन है, सकेंगे सम्मान के लिए है। आगे चलते हैं। तीसरा है अशुद्ध वाक्य पिताजी ने नौकर को बुलाए, जबकि शुद्ध होगा पिताजी ने नौकर को बुलाया। चौथा वाक्य अशुद्ध है सीता को, रीता को और अंशु को कल मैंने साथ साथ देखा था।
शुद्ध होगा मैंने सीता, रीता और अंशु को कल साथ साथ देखा था। इस तरह से ये शुद्ध होगा। पांचवा अशुद्ध वाक्य है तुम मेरे मित्र के भाई हो, अल्पविराम मैं आपको भली भांति जानता हूं। शुद्ध होगा तुम मेरे मित्र के भाई हो, मैं तुम्हें, आपको नहीं, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं, तुम्हें। छठा वाक्य है स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। शुद्ध होगा देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। सातवां है केवल यहाँ 2 विद्यालय हैं, जबकि शुद्ध होगा यहाँ केवल 2 विद्यालय हैं। यहाँ पहले आएगा केवल, तत्पश्चात फिर संख्या और विद्यालय। आठवां वाक्य देखिए अशुद्ध है कापियाँ किसकी हैं। शुद्ध होगा ये कापियाँ किसकी हैं। अशुद्ध है प्रस्तुत पंक्तियाँ भाभी से ली हैं। भाई प्रस्तुत पंक्तियाँ भाभी से ली गई हैं, रचना का नाम है। 10वां वाक्य है पुलिस ने लुटेरों का पीछा किया गया। पुलिस ने लुटेरों का पीछा किया गया। भाई पुलिस द्वारा लुटेरों का पीछा किया गया, अथवा इस तरह से पुलिस ने लुटेरों का पीछा किया। 11वां है अध्यापक ने हमसे पाठ पढ़ाया। भाई अध्यापक ने हमसे पाठ पढ़वाया, पढ़ाया नहीं पढ़वाया। 12वां वाक्य है अशुद्ध है हरि ने स्कूल गया और पढ़ा। भाई हरि स्कूल गया और पढ़ा। 13वां है मुझे केवल 100 रुपये मात्र मिले। केवल भी और मात्र भी, तो मुझे केवल 100 रुपये मिले, अथवा मुझे 100 रुपये मात्र मिले। दोनों तरह से हम इसको शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। 14वां अशुद्ध वाक्य है उसने सप्रमाण सहित अपनी बात प्रस्तुत की। सप्रमाण भी और सहित भी, तो उसने प्रमाण सहित अपनी बात प्रस्तुत की। या तो सप्रमाण लिखो या प्रमाण सहित लिखो। 15वां है हम सब यहाँ कुशलतापूर्वक हैं, जबकि शुद्ध होगा हम सब यहाँ सकुशल हैं। सकुशलतापूर्वक, भाई सकुशल हैं या कुशलतापूर्वक हैं, तो हम सब यहाँ कुशलतापूर्वक हैं। 16वां है वह आए तो मैं जाता। वह आए तो मैं जाऊं। 17वां है मुझे काटकर सेब खिलाओ। मुझे काटकर नहीं, मुझे सेब काटकर खिलाओ। तो ये कुछ हमने अशुद्ध और शुद्ध वाक्य देखे। इनसे आप समझे होंगे कि किस तरह से हमें वाक्यों को शुद्ध करना है। और अब बात करते हैं वाक्य शुद्धि के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरों की। पहला प्रश्न है वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का वह समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करता है वाक्य कहा जाता है। सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का वह समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रश्न है वाक्य के तत्वों के नाम लिखिए। तो वाक्य के ये प्रमुख 6 तत्व होते हैं सार्थकता, आकांक्षा, सार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि या निकटता, पदक्रम और अन्वय या अन्विति। तो ये वाक्य के 6 तत्व हैं। तीसरा प्रश्न है वाक्य में कैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो वाक्यों में कैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। सार्थक शब्द होने चाहिए, उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए। चौथा प्रश्न है आकांक्षा तत्व का क्या अर्थ है। तो आकांक्षा वाक्य के एक पद को सुनकर अगले पद के विषय में जो स्वाभाविक उत्कंठा होती है उसे ही आकांक्षा कहते हैं। एक बात को सुन करके उसके संदर्भ की अगली बात को जानने की जो इच्छा है, उत्कंठा है, उसी को आकांक्षा कहते हैं। पांचवा है सुलोचना कैंची से फल काटती है। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है। सुलोचना कैंची से फल नहीं काटा जाता है, तो इस वाक्य में योग्यता तत्व की कमी है। कैंची के स्थान पर चाकू शब्द का प्रयोग होना चाहिए। छठा प्रश्न है वाक्य में सन्निधि या निकटता का क्या आशय है।
तो वाक्य में सन्निधि का अर्थ है वाक्य के पदों का निरंतर लिखा या बोला जाना, उनके बीच में अंतर नहीं होना, अधिक अंतर नहीं होना। सातवां, वाक्य में पदक्रम क्यों आवश्यक है? भाई वाक्य में पदों या शब्दों को उचित क्रम में रखने पर वाक्य का भाव समझने में सुगमता होती है, सही भाव उसका समझा जा सकता है, इसीलिए पदक्रम की आवश्यकता वाक्य में रहती है। आठवां प्रश्न है, वाक्य में अन्विति किसे कहा जाता है? वाक्य में अन्विति वाक्य में प्रयुक्त पदों के पारस्परिक संबंध को निश्चित करने के लिए सही लिंग, वचन, स्थान आदि तथा क्रम को स्थापित करना ही अन्विति कहा जाता है। नवा प्रश्न है, वाक्य के अवयव या अंग कौन से हैं? वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अवयव या अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। 10वां प्रश्न है, वाक्य में उद्देश्य किसे कहा जाता है? तो उत्तर है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह पद उद्देश्य कहा जाता है। विधेय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उद्देश्य के विषय में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। भाई उद्देश्य के विषय में जो हम कुछ कहते हैं वही क्या है? विधेय है। अगला प्रश्न है, बंदर अमरूद खा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य तथा विधेय को अलग करके लिखिए। बंदर क्या है? उद्देश्य है। खाने का काम कौन कर रहा है? बंदर। क्या खा रहा है? अमरूद खा रहा है, ये हो गया विधेय। तो बंदर उद्देश्य और अमरूद खा रहा है, ये पूरा वाक्य विधेय। 13वां प्रश्न है, वाक्य के भेद किस आधारों पर किए गए हैं? तो वाक्य के भेद रचना और अर्थ के आधार पर किए गए हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार, साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद हैं जो हमने पढ़े हैं। आगे चलते हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। रचना के आधार पर 3 भेद हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। तो अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं वाक्य के। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयादि बोधक, 5वां आज्ञावाचक, 6वां इच्छावाचक, 7वां संदेहवाचक और 8वां है संकेतवाचक। 16वां प्रश्न है, वाक्य शुद्धि का अर्थ क्या है? वाक्य शुद्धि का अर्थ है वाक्य के तत्वों या अंगों के आधार पर उनकी रचना को परखना और सही करना ही वाक्य शुद्धि कहा जाता है। तो वाक्य शुद्धि वाक्य के तत्वों और अंगों के आधार पर उनकी रचना को परखना और सही करना ही वाक्य शुद्धि कहा जाता है। तो ये कुछ हमने प्रश्न किए। ये जो अपना वाक्य शुद्धि का लेसन है, अध्याय है, यहीं पर पूर्ण होता है। आप सभी को धन्यवाद। अच्छे से एक बार इसे कर लें। आपकी किसी भी तरह की वाक्य शुद्धि की जो प्रश्न है वो परीक्षा में गलत नहीं होंगे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।